हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए सेकंड एक्सक्लूसिव सेशन फॉर यूपी पीसीएल, एई, जेई एंड यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस हमने पहले सेशन में कर लिए थे। सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं मोर 20 क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, शॉर्ट सर्किट एनालिसिस इज डन इन डिजिटल कंप्यूटर यूजिंग। तो शॉर्ट सर्किट स्टडीज जो होती हैं, हम कौन सी बस को यूज लेते हैं? तो ऑप्शन दे रखे जेड बस, वाई बस, एनी ऑफ द अबोव और नन ऑफ द अबोव। तो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस या शॉर्ट सर्किट स्टडीज जब हम करते हैं तो जेड बस को यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेड बस मैट्रिक्स या फिर इम्पिडेंस मैट्रिक्स जो होती है वो हम यूज में लेते हैं शॉर्ट सर्किट एनालिसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इफ द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए नेटवर्क इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 80 देन इट्स यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स विल बी। क्या दे रखा है हमें? यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स दे रखा है एक नेटवर्क का, कितना दे रखा है? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 80। ठीक है, अभी पूछा है कि यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होगा। तो हम बात करते हैं जब यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स की, तो यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स जो होता है किसके इक्वल में होता है? डी बाई डी टी ऑफ यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। ठीक है, स्टेप रेस्पॉन्स। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स आपको दे रखा है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 80। इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 80। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 80 अगर आपका यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स है तो यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। आपको ये ध्यान में रखना है कि यूनिट रैंप, जब रैंप इनपुट जो होता है, रैंप रेस्पॉन्स जो होगा अगर वो दे रखा है और यूनिट स्टेप पूछा है तो रैंप का डेरिवेटिव करते हैं तो यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स आता है। यूनिट स्टेप का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स मिलता है, और अगर इम्पल्स रेस्पॉन्स का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन हमें मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स आपको दे के रखेंगे और आपको पूछ लेंगे ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, या तो यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स दे के रखा है, इनिशियल कंडीशन 0 देंगे और ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए दे देंगे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स आ जाएगा और उसके बाद उसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो आपको ट्रांसफर फंक्शन वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं वहाँ पर वही क्वेश्चन ले रही हूँ जो काफ़ी बार एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलते हैं हर स्टेट की एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ एन एनर्जी मीटर डिस्क मेक्स 10 रिवोल्यूशंस इन 100 सेकेंड्स व्हेन ए लोड ऑफ 450 वोट इज कनेक्टेड टू इट द मीटर कांस्टेंट इज। क्या पूछा है? एनर्जी मीटर दे रखा है जिसकी डिस्क 10 रिवोल्यूशन करती है 100 सेकेंड में और लोड दे रखा है 450 वोट है। तो हमें निकालना है कि मीटर कांस्टेंट क्या होगा। तो मीटर कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं? मीटर कांस्टेंट के होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस अपॉन पी इंटू टी। अब पी को हम किस में लिखते हैं? पी को लिखते हैं यहाँ पे किलोवाट में, और टाइम जो होता है उसको किस में लिखते हैं? हम आवर्स में लिखते हैं। ठीक है, टाइम हमारा आवर्स में होता है, तभी आपका क्या आएगा? रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। अब आपकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं, अपॉन में पी क्या दे रखा है आपका? 450 वोट दे रखा है, लेकिन आपको किलो वोट में लेना है तो अपॉन में 1000 कर देंगे, इनटू क्या करेंगे आप? टाइम टी कितना दे रखा है? 100 सेकेंड्स दे रखा है। 100 सेकेंड को आर में कन्वर्ट करेंगे तो 3600। अभी इसको सोल्व कर लेंगे आप, तो जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्वेशन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह से कुछ भी ए जो भी क्वांटिटी है आपका मीटर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पी एंड टी, इसके अंदर से कोई भी एक वैल्यू कभी भी पूछी जा सकती है, बाकी सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर इनपुट टू एन इंडक्शन मोटर इज 40 किलोवाट व्हेन इट इज रनिंग एट स्लिप 5%। पावर इनपुट दे रखा है इंडक्शन मोटर का 40 किलोवाट है, स्लिप दे रखी है 5% स्लिप पे रन कर रहा है। द स्टेटर रेजिस्टेंस एंड कोर लॉसेस आर अज्यूम्ड नेग्लिजिबल, द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इज। अब हमें क्या दे रखा है? एक इंडक्शन मोटर दे रखी है। अब आपको पता है इंडक्शन मोटर के अंदर आप इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल, तो आउटपुट में क्या मिलता है आपको? मैकेनिकल पावर मिलती है। लेकिन इसके बीच में आपका क्या होता है? स्टेटर होता है एक, और एक रोटर होता है
तो आप इनपुट देते हैं स्टेटर के ऊपर, स्टेटर के अंदर लॉसेस होते हैं, उसके बाद पावर जाती है रोटर के ऊपर, तो रोटर इनपुट आता है, फिर रोटर आउटपुट आता है, मैकेनिकल लॉसेस होते हैं, उसके बाद हमारी मैकेनिकल पावर यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये इसके प्रोसेस होते हैं और रोटर के अंदर भी लॉसेस होते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, पावर इनपुट दे रखा है इंडक्शन मोटर का, तो ये हो जाएगा आपका 40 किलोवाट। इसके बाद दे रखा है आपका रनिंग कर रही है, स्लिप दे रखा 5%, तो इसको यूज में ले लेंगे। स्टेटर रेजिस्टेंस दे रखा है नेग्लिजिबल, तो स्टेटर कॉपर लॉसेस 0 हो जाएंगे। कोर लॉसेस भी नेग्लिजिबल अज्यूम कर रखे हैं, तो स्टेटर के अंदर सारे लॉसेस 0 है। इसका मतलब जो 40 किलोवाट इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट में आ जाएगा, स्टेटर के 40 किलोवाट। अब ये कहाँ जाएगा, आपका रोटर इनपुट में जाएगा, क्योंकि लॉसेस तो 0 है यहाँ पे। अब रोटर इनपुट के अंदर देंगे आप, यहाँ पे रोटर है आपका, और ये आपकी आएगी मैकेनिकल पावर। ठीक है, मैकेनिकल पावर डेवलप जो आएगी। अब रोटर जो होता है वो किसके ऊपर, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हमारा रोटेट करता है, तो वो स्लिप फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करता है, तो स्लिप की वजह से रोटर का आउटपुट जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन आसानी से। आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान में रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि रोटर पावर आउटपुट या फिर मैकेनिकल पावर डेवलप इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एस इंटू रोटर इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, रोटर आउटपुट निकालना है, या फिर इसको मैकेनिकल पावर डेवलप भी बोल सकते हैं। रोटर इनपुट आपको दे रखा है, क्योंकि स्टेटर इनपुट दिया है 40 किलोवाट और स्टेटर के लॉसेस 0 है, तो स्टेटर इनपुट ही रोटर इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे रोटर इनपुट रख देंगे आप 40 किलोवाट, और एस आपको दे रखी है 5%, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप यहाँ पे रख दीजिए। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रख देंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा आपकी 1 माइनस, स्लिप को देंगे आप 5%, तो 0.05 इंटू रोटर इनपुट आ जाएगा आपका 40 किलोवाट। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी आंसर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 25th, फॉर स्टेबल ऑपरेशन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉर्मली लाइज बिटवीन। अब ये किस लिए होता है, हमारा कोई भी मशीन है आपकी, ऑपरेशन हो रहा है, उसका ऑपरेट कर रही है, तो डेल्टा होता है आपका एंगल, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, नॉर्मली कहाँ होती है, तो आपका एक लोड कर्व आपने पढ़ा होगा, हम स्टेबिलिटी कर्व पढ़ते हैं, उसके अंदर से ये है आपका 90 डिग्री पे मैक्सिमम पावर होती है और ये 0 पे होती है। तो हमारा जो एंगल जो होता है डेल्टा, वो ये एक्सिस होती है डेल्टा की, और ये पावर की एक्सिस होती है। तो डेल्टा की नॉर्मली वैल्यू की जो होती है वो 25 डिग्री होता है, वहाँ पे हम इसको स्टेबल मानते हैं, या फिर ऑप्टिमम वैल्यू जो होती है 25 डिग्री के आसपास मानते हैं। तो आपकी अगर रेंज पूछा है तो 0 से 30 के बीच में आपकी रेंज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेबल ऑपरेशन के लिए डेल्टा ऑप्टिमम आपका 25 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन डैम्पिंग रेशियो दे रखा है आपका 0.6, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 रेडियन पर सेकेंड ऑफ द सिस्टम, द पीक टाइम टीपी ऑफ द सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू ए यूनिट स्टेप इनपुट। अब आपको क्या क्या दे रखा है, एक आपको दे रखा है डैम्पिंग रेशियो 0.6, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन दे रखी है 5 रेडियन पर सेकेंड। पूछ रहे हैं आपको पीक टाइम क्या होगा जब आपको सिस्टम जो है यूनिट स्टेप इनपुट उसको दे रहे हैं। तो पीक टाइम आपका क्या होता है, पीक टाइम होता है जब सिस्टम का जो है मैक्सिमम पे चला जाए, जब हम उसको सब्जेक्ट करते हैं यूनिट स्टेप इनपुट पे, तो रेस्पॉन्स आपका मैक्सिमम हो, उस टाइम पे जो टाइम होता है पीक टाइम होता है। तो द टाइम टू डिराइव द सिस्टम टू द मैक्सिमम रेस्पॉन्स व्हेन द यूनिट स्टेप इनपुट इज अप्लाइड टू द सिस्टम। तो आपका पीक टाइम की क्या वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है आपका टीपी इक्वल टू एन पाई बाई ओमेगा डी। अब ये एन क्या होता है आपका, एन क्या होता है 1, 3, 5 इस तरह की सीरीज होगी आपके लिए। ओवरशूट के लिए होती है ये 1 है, और 2, 4, 6 ये सीरीज जो होती है आपकी अंडरशूट के लिए। ठीक है, एक पीक ओवरशूट होता है, एक पीक अंडरशूट होता है। तो ओवरशूट का टाइम पूछा है आपको, क्या पूछा है, पीक टाइम पूछा है। वैसे ओवरशूट अंडरशूट नहीं दे रखा है, तो आप डायरेक्टली इसको ओवरशूट मान लेंगे। तो एन की वैल्यू पहले ओवरशूट के लिए आप 1 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी पाई अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ओमेगा एन दे रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड, जीटा आपका दे रखा है 0.6। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर्ज इम्पीडेंस फॉर ओवरहेड लाइन्स इज। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है ओवरहेड लाइन्स के लिए सर्ज इम्पीडेंस जेड की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, वो होती है 400 ओम्स। काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेज इज यूज्ड फॉर मोस्ट एक्यूरेट इंडक्टेंस मेजरमेंट ऑफ इंडक्टर्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर। अब आपको मैंने याद करवाया था जब मेजरमेंट की एमसीक्यू सीरीज करी थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन हमने सोल्व करे थे, तो उसमें मैंने बताया था आपको किस तरह से याद करना है। तो ये होता है आपका, ये एक होता है आपका एल एंडरसन ब्रिज, एक होता है आपका मीडियम से होता है, और एक आपका है ब्रिज से होता है। मैक्सवेल होता है एक आपका, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, एक है ब्रिज होता है। तो एल एंडरसन ब्रिज होता है वो लो क्यू के लिए होता है, याद करने का तरीका है। ये मीडियम क्यू के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, हाई क्यू के लिए होता है। तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, हाई क्यू फैक्टर दे रखा है तो है ब्रिज आपको यूज में लेना है इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। इसके अलावा शेरिंग ब्रिज, केल्विन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, ये सब। मैक्सवेल जो है मीडियम क्यू के लिए, ये कैपेसिटेंस के लिए होता है। केल्विन डबल ब्रिज जो होता है लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट का मेथड है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर प्रिंटर्स। प्रिंटर्स के लिए कौन सी मोटर यूज में लेते हैं, आपको पता है प्रिंटर मशीन किस तरह से काम करती है। तो स्टेपर मोटर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से अगर आप एग्जाम टाइम पे देख के जा रहे हैं ये वीडियो, तो काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो इस तरह के हैं कि एक आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आ रहे हैं। किसी भी एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसके अंदर से 4-5 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा आपका, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं वो काफ़ी यूजफुल है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग बूलियन अलजेब्रा मिनिमाइज द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी डी प्लस ई। तो इसको हमें मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले दे रखा है आपको ए बी प्लस ए बी सी, इसमें से ए बी कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस सी प्लस ये है आपका ए बी, और ये आ जाएगा आपका डी प्लस ई। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ए बी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस सी, 1 के साथ कुछ भी ऐड करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए बी प्लस ये क्या है ए बी डी प्लस ई। ठीक है, अब क्या करेंगे आप फिर से ए बी को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ए बी को कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस और ये था आपका डी प्लस ई। अभी आप इसको अलग करके लिखे या एक करके लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 1 प्लस डी करेंगे तो भी 1 आएगा, फिर 1 प्लस ई करेंगे तो भी 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ ए बी बचेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए किस तरह से सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज लीस्ट सीवियर इन पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम जो होता है हमारा लीस्ट सीवियर और मोस्ट सीवियर फॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसका ऑप्शन तो डी हो जाएगा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी बोल सकते हो, लीस्ट सीवियर होता है। और मोस्ट सीवियर जो होता है वो ट्रिपल लाइन फॉल्ट होता है, इसको हम सिमेट्रिकल फॉल्ट भी बोल सकते हैं, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड भी बोल सकते हैं इसको। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाई। ये हाँ ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस जो होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का, पहले तो हमने देखा था कि ओवरहेड लाइन का सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी ली जाती है, तो 400 ओम्स था। अभी पूछा है सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, किस तरह से हम उसको लिखते हैं। तो सर्ज इम्पीडेंस होता है आपका जेड एस, और ये क्या होता है √L/C। ठीक है, और इसके अलावा इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्ज इम्पीडेंस जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। मतलब सर्ज इम्पीडेंस अगर 40 किलोमीटर का 40 ओम्स है तो 80 किलोमीटर का भी 40 ओम्स ही होगा। सर्ज इम्पीडेंस जो है लेंथ ऑफ द लाइन से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपेम्प बेस्ड इंटीग्रेटर कन्वर्ट्स द डीसी लेवल इनटू। क्या दे रखा है हमारे पास, एक ओपेम्प बेस्ड इंटीग्रेटर दे रखा है जिसको क्या करते हैं, इनपुट देते हैं डीसी लेवल। डीसी लेवल आपको पता है क्या होगा, ये आपका डीसी इनपुट है। अगर वोल्टेज है तो ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा वी। अब ये आपका डीसी है, उसकी 2 वोल्ट कोई भी वैल्यू मान लीजिए। इसको आप क्या दे रहे हैं, इंटीग्रेटर को दे रहे हैं।
तो इंटीग्रेटर क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है। अब आपका ये जो दे रखा है डीसी लेवल, ये क्या होता है, हमारा स्टेप इनपुट होता है। तो स्टेप इनपुट को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, रैंप इनपुट मिलता है ना। तो यहाँ से आप लॉजिक लगा सकते हैं इसका कि डीसी लेवल है, स्टेप इनपुट को अगर इंटीग्रेटर में देंगे तो उसका इंटीग्रेशन कर देगा तो रैंप मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीनियरली इंक्रीजिंग रैंप। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग लगाना है थोड़ा क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेज, ये रिले दे रखा है, रिलीज नहीं है, रिले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेज द जनरेशन ऑफ गैस यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ फॉल्ट डिटेक्शन, ये है फॉल्ट। ठीक है, पूछ रहे हैं कि कौन सा रिले ऐसा है जिसके अंदर जनरेशन ऑफ गैस को हम यूज करते हैं एज ए मीन ऑफ फॉल्ट डिटेक्शन। मतलब जनरेशन ऑफ गैस जनरेटेड होती है, उनके बेसिस पे हम फॉल्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी रिले है। ऑप्शंस दे रखे हैं, महो रिले, इंडक्शन कप रिले, बकोल्स रिले एंड रिएक्टेंस रिले। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी बकोल्स रिले जो होती है वो ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल फॉल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज में लेते हैं, इंटरनल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करती है। और बकोल्स रिले का ऑपरेशन किस तरह से होता है, तो जो डिजोल्व्ड गैस होती है, डिजोल्व्ड गैस एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर जो ऑयल और उसके कांटेक्ट की वजह से जो गैस प्रोड्यूस हो जाती है, मीथेन, इथेन, इस तरह के, उसका परसेंटेज निकालते हैं डीजीए टेस्ट से, और उस परसेंटेज के अंदर से कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम फॉल्ट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कौन सा फॉल्ट अगर होगा। ठीक है, तो डिजोल्व गैस एनालिसिस टेस्ट हम करते हैं ट्रांसफॉर्मर में बकोल्स रिले के लिए टू फाइंड आउट द मीन ऑफ फॉल्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। If in a short transmission line reactance and inductive reactance are find to be equal and regulation appears to be zero, then the load will। अभी क्या दे रखा है, एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है जिसके अंदर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है इक्वल हैं और रेगुलेशन जो है जीरो हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पे रेगुलेशन क्या होता है आप पर यूनिट में निकालेंगे, तो ये होता है आर कोस फाई प्लस माइनस एक्सेल साइन फाई। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस तो हम एक्सेल ले रहे हैं। अब ये होता है प्लस माइनस, प्लस लैगिंग के लिए होता है, माइनस लीडिंग के लिए होता है। यहाँ पे अभी क्या दे रखा है, आर और एक्सेल इक्वल है, आर इक्वल टू एक्सेल दे रखा है। ठीक है, और वी आर क्या है आपका, जीरो दे रखा है। तो आप इसको एक तो आप मेथड से सोल्व कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो एक बार करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसका डायरेक्ट तरीका देखेंगे कि क्या है। अभी आपको क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो दे रखा है, आर की वैल्यू मान लीजिए 1, एक्सेल की वैल्यू भी मान लीजिए 1, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोस फाई, और ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन फाई। ठीक है, अभी आपका जीरो कैसे आएगा, या तो अपन प्लस लेंगे तो कोस फाई प्लस साइन फाई, कोस फाई प्लस साइन फाई जीरो होगा ही नहीं, कोस फाई माइनस साइन फाई आपका जीरो हो सकता है अगर कोस फाई इक्वल टू साइन फाई है। तो कोस फाई क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू साइन फाई। इसके अंदर आप लीडिंग का केस लेंगे तभी आपका इक्वल हो सकता है और तभी जीरो हो सकता है। तो पहला तो आपका आ जाएगा लीडिंग, तो जीरो पावर फैक्टर या लैगिंग पावर फैक्टर ये सब तो हट जाएगा डायरेक्टली यहाँ से। तो ऑप्शन लीडिंग आप डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल कब होंगे, जब यहाँ पे माइनस का साइन होगा तभी जीरो हो सकता है ये, और माइनस कब होता है, जब आपका पावर फैक्टर लीडिंग होता है। अभी अगर आपको दे रखा है इसके अंदर सिर्फ लीडिंग का एक ऑप्शन, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं आप ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपको दो लीडिंग के ऑप्शन दे रखे हो और पावर फैक्टर की वैल्यू अलग अलग दे रखी हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सोल्व कर लेंगे। कोस फाई अपॉन साइन फाई इक्वल टू 1, तो टेन फाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अभी पावर फैक्टर क्या होता है आपका कोस फाई, तो कोस 45 हो जाएगा, कोस 45 क्या हो जाएगा आपका 0.707। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 0.707 लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, अभी आपने ये तो सोल्व करके निकाला, लेकिन इतना तो अपन को आता है, तो आप इसको बिल्कुल कम टाइम में डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन बोल रहा है जीरो है, आर और एक्सेल इक्वल है, तो लोड क्या होगा, तो आर और एक्सेल इक्वल है तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब होगा, जब कोस फाई माइनस साइन फाई होगा, और माइनस साइन आता लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। अब दोनों इक्वल है तो फाई की वैल्यू किस पे होती है, दोनों की वैल्यू इक्वल किस पे होती है, साइन फाई और कोस फाई 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपके
1/√2 मतलब 0.707 और माइनस होगा तो लीडिंग पावर फैक्टर के ऊपर आपका वोल्टेज रेगुलेशन जो है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ परसेंटेज बाइस्ड रिले करेक्टरिस्टिक्स इज प्रोपोर्शनल टू। परसेंटेज बाइस्ड रिले होती है हमारे पास, मर्ज प्राइस, परसेंटेज बाइस, परसेंटेज डिफरेंशियल, इस तरह की काफ़ी नेम्स होते हैं इसके। इसका स्लोप क्या होता है, तो इसका स्लोप आपका होता है NR/N0। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन रिस्ट्रेनिंग कोयल, और ये होती है ऑपरेटिंग कोयल। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन इफ वन ट्रांसफॉर्मर बिकम्स डिसेबल्ड द कैपेसिटी विल रिड्यूस टू। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है हमारे पास, उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मर हमारा डिसेबल हो जाता है तो हम ओपन डेल्टा या वी कनेक्शन भी बोलते हैं उसे। तो उसके अंदर कैपेसिटी कितनी हो जाती है आपकी 57.74% रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम होता है अपना, एक ओपन लूप सिस्टम होता है, क्लोज लूप होता है जिसमें नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से रॉन्ग है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ए बेटर स्टेबिलिटी इन स्टेडी स्टेट, बी है इंक्रीज इन एरर सिग्नल, सी है रिजेक्ट्स एनी डिस्टर्बेंस सिग्नल्स, डी है लो सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशंस। अब पहला दे रखा है आपका बेटर स्टेबिलिटी, ये सही है आपका, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम जो है स्टेबल होता है ज़्यादा। सेकंड है इंक्रीज द एरर सिग्नल। अब आपका क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक जब हम यहाँ पे लेते हैं तो ये आपका ट्रांसफर फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है, ये आपका एच होता है फीडबैक सिग्नल, और यहाँ पे आपका एरर सिग्नल आता है जिसके अंदर हम इनपुट देते हैं यहाँ पे आर मान लीजिए इसको, और ये यहाँ पे हम फीडबैक देते हैं, नेगेटिव फीडबैक है, और यहाँ पे हमें एरर सिग्नल मिलता है। तो वो एरर सिग्नल क्या होता है आपका आर माइनस, अगर ये एच है और इसके साथ में सिग्नल 1 आ रहा है तो ये हो जाएगा आर माइनस एच। तो एरर सिग्नल जो है आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है क्योंकि आर आपका रेफरेंस सिग्नल है और एच फीडबैक सिग्नल है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इंक्रीजेस द एरर सिग्नल, ये नहीं होता। सी दे रखा है रिजेक्ट्स एनी डिस्टर्बेंस सिग्नल्स। क्लोज लूप सिस्टम होता है जो हमारा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी बोल सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक जब हम यूज में लेते हैं तो डिस्टर्बेंस सिग्नल जो है नॉइज रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है लो सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशंस। तो हमारा क्लोज लूप सिस्टम जो होता है वो लो सेंसिटिव सिस्टम, हमेशा हमारा जो है सेंसिटिविटी उसकी कम होनी चाहिए। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है वो कंपेरेटिवली लो सेंसिटिव होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इंक्रीजेस द एरर सिग्नल इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपल फैक्टर ऑफ ए डायोड रेक्टिफायर इज। तो रिपल फैक्टर आपको पता है क्या होता है, VRMS/VDC। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, VRMS/VDC। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन, रिपल फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर है, इस तरह के। तो यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, लास्ट टाइम हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। तो 20 क्वेश्चन का सेकंड सेशन है ये। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, खास करके यूपी वालों के लिए है, यूपी PCL या यूपी PSC के लिए एग्जाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगी मैं अगला 20 क्वेश्चन का। तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।